आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और आपके पास एक सुनहरा अवसर है। फ्रेंड्स, इस बार आप पूरा प्रयास करिए कि आप आरआरबी एनटीपीसी में इस बार जॉब ले लीजिए। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार कंटेंट आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज है, उसका आज हम लोग 16वां सेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 15 सेशन कवर करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, अब चाहे तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और देखिए यहाँ पर एनटीपीसी भी लिखा गया है। लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CEN 01/2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिखा गया है और ये एग्ज़ाम लिया गया था 10/2/2021 को। यानी कि ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, एक बार प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। बड़ा मेहनत लगता है सेशन बनाने में, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सब लोग प्रश्न पढ़िए। देखिए, ये प्रश्न जो है आज के संदर्भ में भी बड़ा प्रासंगिक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बनेगा। देखिए, प्रश्न है कि मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए। साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी। तो इसका नाम है इनसाइट मिशन। ठीक है ना, याद रखिएगा, इनसाइट मिशन। क्लियर। नासा के इस मिशन का लक्ष्य मंगल के जमीनी और आंतरिक भागों का अध्ययन करना है। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, नासा का ही एक मिशन है, मिशन यूरोपा। ठीक है, नासा का ही एक मिशन है, मिशन यूरोपा, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। और देखिए, इस मिशन में एक स्पेस क्राफ्ट है, उसका नाम है यूरोपा क्लिपर। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूरोपा तो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, यूरोपा क्लिपर। ठीक है ना, तो इस मिशन में स्पेस क्राफ्ट यूरोपा क्लिपर बृहस्पति ग्रह के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करेगा और वहाँ जीवन की तलाश करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन यूरोपा किस ग्रह से संबंधित है तो आप याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह से। और बृहस्पति ग्रह का जो बर्फीला चंद्रमा है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा, उसका अध्ययन करेगा। क्लियर। एक है मिशन आर्टेमिस 2, पहले भी आपने पढ़ा होगा आर्टेमिस के बारे में। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्टेमिस 2। ठीक है ना, आर्टेमिस 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपका बनेगा। आर्टेमिस 2 जो है ये भी नासा का ही मिशन है। और फ्रेंड्स देखिए, ये आपका चंद्रमा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। क्लियर। ध्यान रखिएगा, साल 2025 में चांद पर आर्टेमिस 2 मिशन भेजेगा नासा। क्लियर। एक आपका याद रखिएगा वाइपर, यहाँ मैं लिख देता हूँ VIPER, वाइपर। क्लियर, वाइपर याद रखिएगा, ये भी आपका नासा का ही है, वाइपर मिशन। और वाइपर मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर जल संसाधनों की उपलब्धता और संभावित उपयोग को बेहतर ढंग से समझना है। क्लियर। एक है हेरा मिशन, यहाँ मैं लिखता हूँ हेरा मिशन। ठीक है ना, हेरा मिशन। हेरा मिशन याद रखिएगा, ये आपका हेरा मिशन जो है ये किसका मिशन है? तो ESA का मिशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है, ठीक है ना, उसी का मिशन है। क्लियर। और हेरा मिशन का उद्देश्य
पृथ्वी को छोटे एस्ट्रॉयड के टकराव से बचाने की संभावनाओं पर कम करना है, उसको काम करना है उस पर, ठीक है ना। तो इतने सारे मैंने आपको मिशन बताए हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, बात यहाँ पर नासा की आई हुई है, तो थोड़ा सा नासा के बारे में जान लीजिए। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। क्लियर। यह आपका अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। अच्छा, अगर आपसे जापान की स्पेस एजेंसी का नाम पूछा जाए तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। अगर आपसे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम सुपराको है, ठीक है। इंडिया का इसरो है, आपको याद है। क्लियर। अच्छा, ये सुपराको पाकिस्तान का, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्पेस एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। रूस का क्या है? तो रूस का रॉसकॉस्मोस है, आपने पढ़ा होगा रॉसकॉस्मोस, ठीक है ना। ये रसिया का स्पेस एजेंसी है। तो देखिए, मैंने आपको 7-8 प्रश्न बताएं। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दिया हुआ है, सक्सेस केंद्र क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है ना। पीडीएफ मिल गया है आपको तो एक बार यस लिख दीजिए। चलिए देखिए, बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे? यहाँ पर कौन बना लीजिए, ठीक है ना, कौन थे? बार्क। अच्छा, बार्क का फुल फॉर्म आपको याद होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, इतना याद है। क्लियर। हेडक्वार्टर ट्राम्बे मुंबई में है। कहाँ पर हेडक्वार्टर? ट्राम्बे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इतना पहले क्लियर कर लीजिए। हिंदी में इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बोलते हैं। और संस्थापक निदेशक कौन थे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये आपके थे होमी जहांगीर भाभा। क्लियर। अच्छा, वर्तमान में अगर निदेशक पूछा जाए तो विवेक भसीन है, ठीक है ना। विवेक भसीन, यहाँ मैं लिख देता हूँ विवेक भसीन, ठीक है ना। अभी वर्तमान में ये बार्क के निदेशक हैं, इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो होमी जहांगीर भाभा हैं, होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और 1948 में 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना इन्होंने किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने किया था? तो होमी जहांगीर भाभा ने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर विक्रम साराभाई का भी नाम आया हुआ है, तो इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इसी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, एक एक करके देखिए। भाखड़ा बांध, तो आपने भाखड़ा नांगल पढ़ा हुआ है, ये सतलज पर है, हिमाचल प्रदेश में, सही है। सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, ये भी सही है। टिहरी बांध आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा, टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है, तो ये महाराष्ट्र गलत दिया गया है। और टिहरी जो है ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी पर है, आपने भी पढ़ा हुआ है। ये भिलांगना का नाम याद रखिएगा, आजकल भिलांगना पूछा जा रहा है, ठीक है। हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, ठीक है फ्रेंड्स, महानदी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर आपका टिहरी बांध वाला गलत है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न करेंगे कि वर्ष 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक। हालांकि ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा पुराना हो गया, अभी मैं लेटेस्ट आंकड़ा के अनुसार आपको बता रहा हूँ, सब ध्यान रखिएगा। अभी सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है अभी तक का, ठीक है। भले आपके एग्जाम तक कोई नया आंकड़ा आ जाए, लेकिन अभी प्रेजेंट के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कपास उत्पादन में अभी भी गुजरात पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र है। अच्छा, जूट के उत्पादन में पूछेगा पहला स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। अच्छा, गन्ना के उत्पादन में पूछेगा तो गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, चावल में आप लोग पश्चिम बंगाल पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर तेलंगाना हो गया है, ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। गेहूं में उत्तर प्रदेश है, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। उसके बाद मक्का के उत्पादन में कर्नाटक है, ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र है, बाजरा के उत्पादन में राजस्थान है, रागी के उत्पादन में, एक रागी फसल होता है, रागी के उत्पादन में कर्नाटक है, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात है, रेप सीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान है, सोयाबीन के उत्पादन में
मध्य प्रदेश है। एक बार आप चाहें तो कॉपी पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने कई दफ़ा आपको बताया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उसके बाद मीथेन भी मैंने बताया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपको CFC होता है, जलवाष्प होता है, ठीक है, ओजोन भी होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जलवाष्प CO2 और CFCS यानी कि आपका CFC गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर NO2 देख करके आप टिक मत लगाइएगा, मैंने बताया था कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। ऑप्शन यहाँ पर लास्ट वाला जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। अब यहाँ पर देखिए, आपको याद होगा कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे। पहला कब हुआ था, डेट पूछा जा सकता है 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ये क्रम से आप याद रखिएगा। अच्छा, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, जिसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था, यही रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा था। क्लियर। अब कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपको। अच्छा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट महात्मा गांधी जी ने किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो बाबा साहब अंबेडकर लिए थे। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है। बताइए कौन सी ये आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी भी स्थान पर 4 से अधिक लोग एक साथ गैदर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको भी पता है, धारा 144। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, धारा 144 लगा दिया गया है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना, यहाँ पर देखिए पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, अंग्रेजी में भी लिखा गया है। पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पाइथन जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। पाइथन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रतले जल विद्युत परियोजना, ये अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, रतले। अच्छा, आजकल पूछा जा रहा है कामेंग जल विद्युत परियोजना, कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामेंग कहाँ पर है, तो कामेंग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा। और पाइथन जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि जितने भी जैसे कि राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनका क्रम याद रखिएगा, जितने भी ओलंपिक होते हैं उनका क्रम याद रखिएगा। जब भी आप करंट अफेयर पढ़िएगा आप क्रम याद रखिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है इंपॉर्टेंट पर्सन की इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, उनका क्रम याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 21वां पूछ लिया गया है। अब आपको याद होना चाहिए कि 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल था ये गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। अच्छा, 22वां कहाँ पर किया गया, तो 22वां भी हो चुका है, 22वां बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है ना, 22वां कहाँ पर हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब 23वां कहाँ पर होगा, तो 23वां होगा 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ग्लासगो में होगा, ग्लासगो में होगा। ठीक है ना, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा 2026 में। इतना क्लियर हो गया। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, तो 1930 में। कहाँ पर हुआ था, तो कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। क्लियर। भारत कॉमनवेल्थ गेम का यानी कि राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कब किया था, तो 2010 में किया था। क्लियर, नई दिल्ली में हुआ था। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये तो आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल हो गया। एक प्रश्न और बनता है, ये जो राष्ट्रमंडल यूथ गेम्स है एक, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ये पहला संस्करण इसका 2000 में हुआ था। कहाँ पर, स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, अभी 7वां संस्करण रिसेंटली इसका आयोजन कराया गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है
कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर फटाफट कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिए NH44 भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और ये जब प्रश्न पूछा गया था ना, उस समय ये NH47A जो था, ये उस समय भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था। लेकिन वर्तमान में अब NH548 और NH118 जो है, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है ना, अभी वर्तमान में। तो अब के संदर्भ में ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। और देखिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार है, बिल्कुल सही दिया गया है। बात क्लियर हो गई ना। उस समय के संदर्भ में NH47A सबसे छोटा था, लेकिन आज के संदर्भ में ये दोनों अब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है। अच्छा, ये देख करके आपको पता चल गया रंगभूमि, गोदान, गबन, वरदान भले आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन इन तीनों को देख करके आपको पता चल गया कि ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती बार बार पूछा जाता है। भारत भारती किन की रचना है, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछेगा तो उर्वशी याद रखिएगा। उसके बाद रश्मि रथी, रश्मि रथी बड़ा फेमस है, ठीक है ना, रश्मि रथी इन्हीं की रचना है, क्लियर है। अच्छा, एक चिदम्बरा है जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, चिदम्बरा, ठीक है। तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी कि शासक कौन था। हैदराबाद का अंतिम निजाम पूछा गया है। चलिए सब लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, और सेशन प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा मीर उस्मान अली खान। यहाँ पर देखिए मीर उस्मान अली खान, यह आपका लास्ट निज़ाम था हैदराबाद का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में। अच्छा, इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है, ठीक है ना, इंडिया गेट, ये भी मैं बताता हूँ। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था किसने, तो जॉर्ज विटेट ने किया था, ठीक है। अच्छा, इंडिया गेट का डिजाइन पूछेगा तो एडविन लुटियंस ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन किया था। तो दो प्रश्न हो गए, दोनों आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए देखिए उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का रंग हरा होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये होता है क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण। क्लोरोफिल जिसको कि पर्णहरित हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है। ऐसा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य, नंबर ऑफ स्टेट्स जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल से, तो नंबर भी आपको याद रखना होगा। तो टोटल ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य हो गए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। चौथा स्टेट हो गया आपका सिक्किम, और 5वां पश्चिम बंगाल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ मैं डब्ल्यू भी लिख देता हूँ। ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा नहीं करता है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। मैंने बार बार आपको बताता हूँ कि काजीरंगा और मानस का अलावा भी याद रखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि यह असम में है। देहिंग पटकाई भी असम में ही है, देहिंग पटकाई भी असम में ही है। अच्छा, एक नामेरी है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी भी असम में है। एक रायमोना नेशनल पार्क है, रायमोना भी असम में ही है, क्लियर। एक आपका चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य है, एक आपका चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य है, चक्रशिला, चक्रशिला ये भी असम में है, ठीक है। एक पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है, एक आपका पोबितोरा, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में है। देखिए कितना सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है।
अच्छा, ये साल्मोनेला टाइफी जो है ये जीवाणु है जिसके कारण टाइफाइड होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर मलेरिया परजीवी पूछा गया। मलेरिया होता है परजीवी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। क्लियर? इसी में मलेरिया प्रोटोजोआ पूछा गया है। तो ये आपको भी पता है प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। यानी कि ये जो आपका पेयर में नाम दिया गया है, इनमें से कौन सा पेयर है जिन्होंने आपका मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स और एक होता है मिस वर्ल्ड, दोनों को मिक्स मत करिएगा, मिस वर्ल्ड के भी बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले भारत के लिए मिस यूनिवर्स जीता था सुष्मिता सेन ने 1994 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुष्मिता सेन 1994 में। उसके बाद जीता था लारा दत्ता ने 2000 में, ठीक है ना। उसके बाद जीता था हरनाज संधू ने 2021 में। क्लियर? 3 नाम याद रखना आपको। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पेयर सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, ठीक है। अच्छा, मिस यूनिवर्स हो गया, अब मिस वर्ल्ड की बात करते हैं। तो भारत की रीता फारिया ने, यहाँ पर देखिए रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड जीता था 1966 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद जीता था किसने, तो उसके बाद जीता था ऐश्वर्या राय ने 1994 में। उसके बाद डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने और 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता था। आपको याद होगा। क्लियर? याद रखिएगा। अच्छा, एक अभी के रिसेंटली करंट अफेयर में बता रहा हूँ, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, ये तो मिस यूनिवर्स है, ठीक है ना, ये आपका वर्ल्ड लेवल पर होता है। अभी एक मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 था जिसको कि रिया सिंघा ने जीता है। रिया सिंघा ने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया, रिया सिंघा ने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, और ये भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए, एक ऑप्शन यहाँ पर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ऑप्शन है। पढ़ करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्वच्छ भारत अभियान की। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हुआ था कब, तो याद रखिएगा 2014 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। यह निर्मल भारत का जो अभियान है उसका पुनर्गठन है, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना है। तो ये तीनों आपके सही दिए गए हैं, ये वाला गलत दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है, शहरी ग्रामीण सब जगह। तो यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यह कथन आपका सही नहीं है, विकल्प सही नहीं पूछा गया है, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 28 अगस्त 2014, आगे मिलेगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है मुद्रा अवमूल्यन, ठीक है ना। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चों का टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है, उसके तहत जो है भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था। इस मिशन का नाम था मिशन इंद्रधनुष, 2014 में स्टार्ट किया हुआ था। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जनधन योजना मैंने आपको बता रहा था कि इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। उज्ज्वला योजना ये आपके LPG सिलेंडर से है, महिलाओं को जो दिया जाता है, 1 मई 2016 की इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं, प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव यानी कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल नहीं बना है। अच्छा, वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। अच्छा, इनमें से देखिए डैग हैमरस्कॉल्ड थे, ये बिल्कुल बने हुए हैं, और इनका कार्यकाल जो रहा था 1953 से 1961 तक रहा था, ठीक है ना। कॉफ़ी अन्नान भी थे। अच्छा, ये डैग जो हैमरस्कॉल्ड थे ये कहाँ के थे, तो ये स्वीडन के थे, याद रखिएगा। देश भी मैं आपको बताते चलूँ, ये स्वीडन के थे। कॉफ़ी अन्नान जो थे ये भी आपके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रह चुके हैं। और कॉफ़ी अन्नान कहाँ के थे, तो ये घाना के थे, और 1997 से लेकर के, ठीक है ना, 1997 से 2006 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये घाना के थे। और बांग की मून भी रह चुके हैं, ये दक्षिण कोरिया के थे, 2007 से लेकर के 2016 तक ये रहे थे। लुइस फ्रेसेट नहीं है,
लुईस ब्रेसेट जो है ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं बने हैं कभी भी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से फेंक दिया गया था? उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। ये घटना जो है इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये घटना 7 जून 1893 की घटना है, ठीक है ना। 1893 एटलीस्ट आप याद रखिएगा। और उस समय गांधी जी कहाँ की यात्रा कर रहे थे, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो उस समय गांधी जी जब उनको इस पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया कि कहाँ पर फेंका गया था, तो स्टेशन था वो किस रेलवे स्टेशन पर, तो पीटर्स मैरिट्सबर्ग में। और उसमें गांधी जी जो है डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/f। एफ जो है ये आपका फोकस दूरी होता है। और इसके बारे में मैंने जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं मैंने उनको बार बार बताता हूँ कि ये फोकस दूरी हमेशा जब पावर ऑफ आप लेंस निकालिएगा तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/4 मीटर हो जाएगा कि नहीं। 100 सेंटीमीटर में, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 25 में 1/4 मीटर हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/1/4 फोकस दूरी हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 डायोप्टर। और पावर जो होता है उसका यूनिट डायोप्टर होता है, तो यहाँ पर देखिए 4D लिखा गया है। आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? अच्छा, विश्व बैंक के बारे में कल ही मैंने आपको बताया था कि स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स में हुआ था, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और अजय बंगा अभी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और देखिए विश्व बैंक के अभी जो सदस्य हैं प्रेजेंट में 189 कंट्रीज़ हैं, 189 देश इसके सदस्य हैं, 189 देश, ठीक है ना। याद रखिएगा, इन नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्यूबा नहीं है, ठीक है ना, क्यूबा नहीं है इसका सदस्य। चलिए उसके बाद देखिए 2019 में इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? अभी 2019 में ही पूछा गया था कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो गुजरात मैंने अभी करंट के संबंधित मैंने आपको बताया था। अब नया वाला आंकड़ा जो मैंने आपको बताया हुआ था उसी के आधार पर 2019 में चीन है पहले स्थान पर, ठीक है ना। चीन जो है गोल्ड के उत्पादन में सबसे आगे है। अच्छा, रिजर्व में अगर पूछेगा कि कौन सा देश रिजर्व में सबसे जो है आगे है, तो ऑस्ट्रेलिया है। उसी प्रकार हम राज्यों की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में कर्नाटक सबसे ऊपर है गोल्ड के, और रिजर्व में बिहार है, रिजर्व में बिहार है, ठीक है। चलिए देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा था। अच्छा, ये भारत आया था कब? तो फ्रेंड्स 1498, ये सन आप जरूर याद रखिएगा, 1498 में, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी 1398 हो जाता है याद, कभी किसी को 1598 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 1498 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में मैंने आपको बताया था कल ही कि इसने अमेरिका की खोज किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस, यहाँ पर देखिए पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से कौन सा बीमारी होता है इसमें, बताइए। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये रोग होता है गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग। अच्छा, गेहूं में ब्लैक रोस्ट किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है, ठीक है। इस कवक का नाम क्या है? तो पैक्सिनिया ग्रैमिनस, ठीक है। इतना आपको याद हो गया, क्लियर, इतना आपको याद हो गया। चलिए अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी कि गन्ने में लाल सड़न जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कोलेटोट्राइकम फैल्कटम के कारण। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर, कोलेटो, ठीक है ना, ये प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, फाल्केटम, ठीक है ना, फाल्केटम। तो देखिए ये आपका कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पक्सिनिया ग्रैमिनस पूछा था तो ये गेहूं का ब्लैक रस्ट होगा इसका राइट आंसर, और कोलेटोट्राइकम फाल्केटम पूछेगा तो ये गन्ने में लाल सड़न होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबोल का फुल फॉर्म, कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म आरआरबी एनटीपीसी CBT1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि आप देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन में दिया गया है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें अब हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है?
अच्छा देखिए, इसमें से लाख कीट लाख बनता है, इससे रेशम कीट से रेशम तैयार होता है, मधुमक्खी से हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। तो ये सभी लाभकारी कीट है। दीमक से क्या लाभ होता है? दीमक तो हमारा खून चूसता है, कोई लाभ नहीं होता है। अच्छा यहाँ पर देखिए, रेशम कीट का पालन पूछा जाता है और मधुमक्खी पालन पूछा जाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा, सेरीकल्चर। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर। दोनों आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। तो देखिए, MS विंडोज़ है, लिनक्स है और मैक OS है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक तरह का ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाली बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहयोग से किया गया था? किस देश की सहायता से? चलिए बताइए, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, 3 स्टील प्लांट मैंने आपको बताए हुए थे। दुर्गापुर, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ दुर्गापुर, एक आपका है भिलाई, ठीक है ना, भिलाई, और एक आपका है राउरकेला, ठीक है ना, राउरकेला। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, भिलाई स्टील संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला उड़ीसा में है। तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ये प्रश्न बनता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बोकारो स्टील प्लांट पूछा गया है, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो फ्रेंड्स ये सोवियत संघ के सहयोग से, USSR के सहयोग से। अच्छा, दुर्गापुर किस देश की सहायता से? तो ये ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई किस देश की सहायता से? तो ये भी सोवियत संघ यानी कि USSR की सहायता से। और राउरकेला तो फ्रेंड्स ये पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया? चारों अब आपको याद रहेगा, बोकारो USSR, दुर्गापुर ब्रिटेन, ठीक है, भिलाई USSR यानी कि सोवियत संघ, और राउरकेला पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। और इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पहले अध्यक्ष नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर? उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में सुमन बेरी हैं। कौन उपाध्यक्ष हैं अभी? सुमन बेरी हैं, ठीक है ना, सुमन बेरी हैं। और CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है ना, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। और सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सृजन 1957 में किया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में है। 1957 में इसका सृजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क में एक, देखिए बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है, इनको क्या कहा जाता है? तो देखिए जो वृक्कों की निस्यंदन इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन। क्लियर? चलिए देखिए, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली पेंटिंग पूछा जाता है बार बार, कहाँ से संबंधित है? तो वारली जो है ये महाराष्ट्र से है। अच्छा, एक कांगड़ा पेंटिंग पूछा जाता है, कांगड़ा पेंटिंग कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है, कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। एक चंबा पेंटिंग भी है, चंबा पेंटिंग भी हिमाचल प्रदेश का है, बार बार पूछा जाता है। और एक आपका मांडना कला है, मांडना, मांडना कला कहाँ का है? तो मांडना राजस्थान का है, मांडना राजस्थान का है। क्लियर? ये 1, 2, 3 और एक वारली, 4 आप याद रखिएगा, 4 मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 में शिमला समझौता, अच्छा ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा शिमला समझौता, तो 1972 याद रखिएगा, इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था?
1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच में हस्ताक्षरित किया गया था? तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। ठीक है, एक ताशकंद समझौता है जो कि आप जानते भी होंगे ताशकंद समझौता के बारे में। यह हुआ था 1966 में। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच, यहाँ पर अयूब खान देखिए दिया गया, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सबसे मतलब सर्वाधिक भूभागीय क्षेत्रफल इनमें से निम्नलिखित लिखा गया है। तो इसमें से हम बात करते हैं तो कनाडा जो कि दूसरा स्थान पर आता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। ठीक है, तो यहाँ पर कनाडा राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जब आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो एग्जाम देंगे ना, वहाँ पर क्या होगा ना, एक टाइम में आपको एक ही लैंग्वेज आपके स्क्रीन पर आएगा। वो आपको पहले ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। पहले ही आप स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लेंगे कि आप स्क्रीन पर कौन सा लैंग्वेज चाहते हैं। तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो मतलब सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में, जैसे ही आप आंसर सेलेक्ट करके और जैसे ही 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फिर हिंदी वाला ही वर्जन आएगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो यहाँ पर लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, हिंदी वाले उसको समझ में नहीं आया है तो उसने अंग्रेजी कन्वर्ट किया हुआ है। तो वहीं अंग्रेजी में इसका प्रश्न यहाँ पर आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन क्लियर, यानी कि शोषण का जो अधिकार है ये कौन सा आर्टिकल देता है? एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 23 याद होगा। इसमें आपको आपका दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। आर्टिकल 24 में जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, ये आप जानते होंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द कॉन्सिवियर्स ऑफ काकोरी रॉबरी। बताइए, तो काकोरी रॉबरी जो था, काकोरी डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम दिया गया है। यह घटना 9 अगस्त 1925 की है। काकोरी कांड आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र सन्याल, मनमथ नाथ, ये सब नाम आपको याद होगा। ठीक है ना, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की योजना थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जो कि यहाँ पर दिया गया है, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये 4 नाम आप याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इनको फांसी की सज़ा दिया गया था। प्रश्न बनता है कि काकोरी ट्रेन कांड में किनको फांसी की सज़ा दिया गया था? तो ये 4 नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। ठीक है, सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। क्लियर। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये प्रश्न इस तरह का कल ही मैंने आपको बताया था। अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ध्यान से देखिए, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए। देखिए, ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, मतलब जितने भी जीके जीएस साइंस वगैरह के प्रश्न थे। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा।